गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज फाइन। चलिए गाइस, तो आगे बात करने वाले हैं पॉलिटी के रेफरेंस में। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था कि रेगुलेटिंग एक्ट्स के रेफरेंस में, उसके बाद में आया था बच्चों 1781 का सेटलमेंट एक्ट, उसके बाद देखा था आपने 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट 1786 में, उसके बाद लास्टली देखिए हमने पढ़ा था 1833 का अधिनियम। ठीक, अभी गाइस हम बात करने वाले हैं 1853 के अधिनियम के रेफरेंस में। अठारह सौ तिरपन का ठीक है। इस तो अभी किस पे बात करेंगे बच्चों हम? 1833 के चार्टर अधिनियम पे। ठीक है, देखिए अगर आपको ये अधिनियम समझना है गाइस, तो 1853 का अधिनियम 1853 का, तो इसके अंदर के हर एक पॉइंट को बड़ा डीपली समझना पड़ेगा। अगर आप डीपली समझेंगे देन अभी आप अच्छे से उसको समझ सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स यहाँ से ये है कि देखिए फैक्चुअल चीज़ें से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इसको ना बहुत ज़्यादा रिलेट किया जाता है दूसरी चीज़ों से। ठीक है गाइस, चलिए गाइस, तो अभी हम बात करने वाले किस पे? 1853 का चार्टर अधिनियम। चलिए गाइस, तो देखिए पॉइंट नंबर 1 पे अगर मैं बात करूँ यहाँ से, अगर जिस टाइम ये अधिनियम आया, कब की बात कर रहा हूँ बच्चे कि सर जिस टाइम पे 1853 का अधिनियम आया, तो उस समय इंडिया का जो ये इंडिया में जो गवर्नर जनरल था बच्चों, उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम था बच्चा उसको? यानी कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था सर? उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए जरा देखते हैं। डलहौजी, अब बच्चे देखिए लॉर्ड डलहौजी, ये जो था बंदा भारत का जो गवर्नर था उस टाइम पे, ये बना था 1848 से लेकर, और उसका टाइमिंग था 1856 तक। यानी कि आपने क्या सीखा यहाँ पे कि सर जिस टाइम पे 1853 का अधिनियम आया, उस समय भारत के अंदर जो गवर्नर जनरल था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो उसका क्या नाम है बच्चे? लॉर्ड डलहौजी, जो 1848 में बना और कब तक रहा है ये? 1856 तक। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, अब बच्चे ये बंदे ने क्या किया, इसने एक रिपोर्ट इंट्रोड्यूस की। इंट्रोड्यूस्ड की यानी कि इन्होंने क्या किया गाइस? एक रिपोर्ट इंट्रोड्यूस की। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए ये वह रिपोर्ट है। जौन सी रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की थी बच्चों? सर ये रिपोर्ट आपका लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक सर, ये आपका जो ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट किसको इंट्रोड्यूस की? यानी कि जो प्रस्तुत की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये रिपोर्ट भेजी जाती है, यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने एक रिपोर्ट तैयार की, और उसको तैयार करने के पश्चात किसको भेजा बच्चों? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। सर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट क्यों भेजी गई थी? तो ये रिपोर्ट भेजी गई किसने? कंपनी के शासन में सुधार करने के लिए। यानी कि डलहौजी की आइडियोलॉजी ये थी, डलहौजी को लग रहा था कि अभी भी जो रूल्स लागू है इंडिया में, जैसे 1833 का जो कानून आया है, उस कानून में अभी पूरी तरह से वो मतलब मुकम्मल या बेहतर कानून नहीं है। इसीलिए लॉर्ड डलहौजी ने एक रिपोर्ट भेजी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि नया कानून बनाया जाए, और जो चीज़ें डलहौजी ने लिखी उसको मद्देनजर रखकर कानून बनना चाहिए। किस लिए? क्योंकि वो कंपनी के शासन में क्या करना चाह रहा था? रिफॉर्म करना चाह रहा था। इसी रिपोर्ट के आधार पर क्या होता बच्चों? 1853 का एक्ट बना। बात समझ में आ गई? अगर आपसे पूछा जाए कि सर 1853 का जो अधिनियम है, ये लॉर्ड डलहौजी के मतलब इसकी रिपोर्ट के आधार पर ये कानून बना है। और एक चीज और यहां से याद रखेंगे, ये है अंतिम चार्टर एक्ट था। कौन सा बच्चों? सर हम बात कर रहे हैं ये वाला जो 1853 का कानून बना, ये है अंतिम चार्टर एक्ट है।
क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए गाइस अब आगे देखेंगे। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं, आओ इस पे बात करते हैं। चलिए गाइस, अगर आपको इसकी देखिए हमने अगर देखना है कि इस अधिनियम में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, इस अधिनियम के तहत कौन कौन सी चीजों के अंदर बदलाव किया गया था या क्या क्या चीजें इंडिया में लागू की गई हैं, तो वो सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है गाइस, चलिए देखिए गाइस, अगर विशेषता देखने से पहले कुछ चीजों पे बात करते हैं। जिससे आपने पढ़ा सर उस टाइम पे भारत के अंदर गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था बच्चों? लॉर्ड कौन था उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल? लॉर्ड डलहौजी था। क्या ये बात समझ में आ गई? अब देखिए ये डिटेल आपको इसलिए सिखा रहा हूं कि जिससे कि आपको ये एक्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या था बच्चों, एक पॉलिसी शुरू की। एक डलहौजी ने क्या था, एक योजना निकाली जिसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। कौन किसको शुरू किया? डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, यानी कि चलिए गाइस, तो अभी आपने क्या देखा सर, लॉर्ड डलहौजी ने जिस समय ये भारत का गवर्नर जनरल था उस टाइम पर इसने एक योजना शुरू की, यानी कि एक स्कीम भारत में शुरू की जिसका क्या नाम था? डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट या चूक का सिद्धांत। और इसको क्या कहा जाता है बच्चों? राज्य हड़प नीति। अब ये राज्य हड़प नीति क्या थी बच्चों, जो डलहौजी ने भारत में शुरू की है? तो इसमें क्या था, डलहौजी ने ये एक योजना बनाई। जैसे मान लीजिए इस योजना के तहत एक कंडीशन ये थी कि यदि भारत में जितने भी देसी राजा हैं, कि देसी राजा मतलब जितने भी भारत के राजा महाराजा हैं, राइट, यदि उनकी अपनी स्वयं की निजी संतान नहीं है, भारत का यदि कोई सम्राट है, उसके पास बड़ा साम्राज्य है, और यदि उस राजा के पास में अपना कोई भी पुत्र नहीं है, यानी कि अपनी खुद की कोई संतान नहीं है, ठीक, तब ऐसे में यदि अगर वह सम्राट चाहे तो किसी को गोद नहीं ले सकता। अगर मान लीजिए वो गोद लेता है तो वो जो जिस भी पुत्र को गोद लेगा तो उसके पिता का जो साम्राज्य है ना, वो उस पुत्र का ना होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए एक रियासत थी, कौन सी बच्चों? झांसी की रियासत, ठीक। तो झांसी रियासत के जो सम्राट थे उनका नाम था गंगाधर राव, और गंगाधर राव का कोई भी पुत्र नहीं था। क्या बात समझ में आ गई? आपने सुना होगा कि झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी उनके जो हस्बैंड थे कौन? गंगाधर राव। तो गंगाधर राव का अपना कोई पुत्र था नहीं, तो उन्होंने क्या था बच्चों, आनंद को गोद ले लिया। एक बच्चे को, आनंद नाम के एक बच्चे को उन्होंने क्या किया? गोद ले लिया, राइट। तो जब उनकी डेथ हो गई गंगाधर राव की, तो उसके बाद में वो साम्राज्य का सम्राट कौन बनता? आनंद। लेकिन राज्य हड़प नीति यह कहती है यदि किसी की अपनी स्वयं की संतान नहीं है तो ऐसा जो साम्राज्य होगा वो किसका हो जाएगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। इस आधार पर डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के माध्यम से बहुत सारे साम्राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। जैसे सतारा 1848, सतारा एक रियासत थी। इस रियासत को भी क्या था बच्चे, यहाँ का जो सम्राट था उसके पास अपनी निजी संतान नहीं थी, तो सतारा को भी किस में मिला लिया? ब्रिटिश साम्राज्य में मर्ज कर लिया। जैतपुर 1849 में, संभलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852, झांसी
चलिए गाइस, तो आपने क्या देखा यहाँ से कि देखिए सतारा, जैतपुर, संभल, बगाड़, उदयपुर, झांसी, नागपुर और करौली, इन सारों को देखिए, सतारा को 1848, जैतपुर को 1849 में, संबलपुर को 1849 में, बगाड़ को 1850 में, उदयपुर को 1852, झांसी, इनमें जो डेट है, इन तारीखों में क्या हुआ बच्चों, इन देशी रियासतों को या भारतीय राज्यों को किस में मिला लिया, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ से? चलिए, अब ब्रिटिश साम्राज्य में यहाँ से मिला लिया। उसके बाद में क्या था बच्चे, इसी राज्य हड़प नीति के तहत से क्या था, तो ये तो राज्य हड़प नीति के तहत से हुआ था। उससे पहले भी अगर हम बात करें ब्रिटिश साम्राज्य में, तो एक प्रांत का नाम आएगा बच्चों सिंध। कौन सा प्रांत है? सिंध प्रांत। तो सिंध प्रांत क्या था, पहले ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, लेकिन बच्चों 1843 में इसको भी किस में मिला लिया गया, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो एक सिंध प्रांत और ब्रिटिश साम्राज्य में जुड़ जाता है। उसके बाद में बच्चे पंजाब, पंजाब का बच्चे पंजाब को 29 मार्च 1849 को इसको मर्ज कर लिया गया ब्रिटिश साम्राज्य में। एक और साम्राज्य बच्चों जिसका नाम है अवध, अवध यानी के लखनऊ। ठीक है गाइस, यानी कि आपने क्या सीखा बच्चों, राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत तो इन सारे साम्राज्यों को किस में मिलाया गया, ब्रिटिश साम्राज्य में। ठीक, जबकि इससे पहले भी क्या था बच्चों, ब्रिटिश साम्राज्य का एक नया भाग कौन बन गया था, सिंध और पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। अब बात कर रहा हूं मैं अवध यानी कि लखनऊ की। बच्चों यहाँ का जो शासक था, जो नवाब था, उनका नाम था बाजिद अली। क्या नाम था? बाजिद अली, राइट। आपको जनरली ये भी पता उस टाइम पे क्या होता था कि देशी रियासतों पर भी क्या होता था, ब्रिटिश लीडर रहते थे। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश लीडर था, यहाँ का जो अंग्रेज प्रमुख, उसका नाम था कर्नल इस्लीमैन। अब थोड़ी सी एक इंटरेस्टेड कहानी सुनेंगे। ध्यान से सुनिए, कहानी में यहाँ से ये है, सर अवध का जो नवाब था उसका नाम था बाजिद अली, राइट। हुआ यहाँ से ये कि अवध में जो अंग्रेज प्रमुख था उसका नाम था कर्नल इस्लीमैन। तो कर्नल इस्लीमैन ने एक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत की, गवर्नर जनरल को। और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया बच्चे, इस रिपोर्ट में ये कहा गया जो बाजिद अली है इससे शासन चलाना नहीं आ रहा। बाजिद अली से क्या नहीं हो रहा, बाजिद अली से अवध की मतलब जो रियासत है इसको सही तरह से ये रेगुलेट नहीं कर पा रहा है। कारण बताए गए कि कई कई हफ्ते बाजिद अली दरबार में नहीं आते, कई कई हफ्ते क्या होते जनता से मुलाकात नहीं करते हैं। उसके बाद में जो अवध की जो जनता है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और वो लोग चाहते हैं बाजिद अली को हटा दिया जाए। और कर्नल इस्लीमैन की आइडियोलॉजी क्या थी कि बाजिद अली को हटाकर दूसरे को बनाया जाए, जबकि जो डलहौजी की आइडियोलॉजी थी इसको किस में मिला लिया जाए, भारत मतलब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाए। तो एक्चुअली में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर, ठीक, इन तीनों को किस में मिला दिया गया बच्चों, ब्रिटिश साम्राज्य। यानी कि सबको किस में मिला दिया गया, ब्रिटिश साम्राज्य। अब आपने ये सीख लिया कि इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अब जो पहला जो ब्रिटिश भारत साम्राज्य था भारत के अंदर, अब उससे क्या हो गया है, बड़ा हो गया। यानी कि आपने इससे ये सीख लिया कि डलहौजी की जो साम्राज्यवादी विस्तार नीति थी, डलहौजी की कौन सी नीति थी, साम्राज्यवादी विस्तार नीति, उसके तहत क्या था बच्चों, अंग्रेजी साम्राज्य में क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी और जो ब्रिटिश साम्राज्य था वो क्या हो गया, पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्या ये बात समझ में आ गई? जब ब्रिटिश साम्राज्य बच्चों बढ़ गया तब ये जो 1853 के कानून के अंदर जो हम प्रमुख विशेषताएं देखने वाले हैं, तो इसमें ये चीज़ मैंने इसलिए पढ़ाई क्योंकि अब आपको ये समझ में आ गया कि जो पहला भारत था 1773 के टाइम पर या 1784 के टाइम पर या 1833 के टाइम पर, वो वाला भारत इस टाइम पर 1853 के समय वो वाला भारत नहीं था। अब भारत में क्या था बच्चों, बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ चुका था, राइट गाइज, ये बात समझ में आ गई। इसीलिए क्या हुआ, अब यहाँ से देखते हैं कि जब अब भारत का आपको ये समझ में आ गया कि ब्रिटिश साम्राज्य धीरे धीरे क्या हो गया बच्चों, बहुत ज़्यादा हो गया। अब क्या चेंजिंग होंगे इसके हिसाब से वो चीज़ें हम देखते हैं। ठीक, चलिए गाइज,
तो अब आगे बात करते हैं। तो जैसे अब आपने देख लिया कि जो ब्रिटिश भारत था वो क्या हो गया बच्चों, पहले से ज्यादा बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो गया है। अब इसी के तहत क्या होता है, देखिए प्रथम चीजें क्या चेंजिंग होती हैं 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर। सर ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या थी बच्चों? एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मतलब यहां से ये है कार्यकारिणी परिषद। क्या है बच्चों? कार्यकारिणी परिषद। ये तो सर हमने पढ़ा ही नहीं अभी, चलिए मैं बताता हूं, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे यहां समझते हैं, एक कानून आया था 1773 का, रेगुलेटिंग एक्ट। क्या ये याद है सबको? तो जो 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो इसी के तहत क्या होता है कि आपने क्या देखा था, एक परिषद, मतलब जो बंगाल का गवर्नर था, ऐसा समझो, आपने पढ़ा था बच्चों कि जो बंगाल का गवर्नर था इसको तो क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया, और गवर्नर की जगह पर क्या बना दिया गया था बच्चों, गवर्नर जनरल बना दिया गया था। क्या ये याद है? यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये हुआ था, जो सर बंगाल का गवर्नर था उसका पद का नाम बदल के गवर्नर जनरल कर दिया गया। अगर आपको नहीं याद तो आप क्या काम कर लें, मेरी प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। गवर्नर जनरल बना दिएगा, प्लस बच्चों आपने ये भी सीखा था इसकी हेल्प यानी कि मदद करने के लिए क्या थी, एक मतलब मदद करने के लिए क्या बनाई गई थी, एक परिषद। हिंदी सही है, परिषद, ठीक। इसकी मदद करने के लिए किसका निर्माण किया गया था बच्चों, एक परिषद का निर्माण किया गया था। क्या ये याद है आपको? परिषद मतलब काउंसिल, और यही कौन सी वो परिषद कौन सी है बच्चों, वो यही परिषद। क्या ये बात समझ में आ गई है आपको? अगर आप ये बात करते सर एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या है, तो अब आपको पता चल गया सर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ था, सर बंगाल के गवर्नर का नाम बदल के गवर्नर जनरल किया गया था, और उसकी मदद करने के लिए क्या हुआ था बच्चों, एक परिषद बनाई गई थी। और उस टाइम पर इस परिषद में कितने सदस्य थे बच्चों, 4 सदस्य। अगर आपको ये याद है तो आपको समझ में आ गया होगा। क्या ये पॉइंट याद है आपको? उसके बाद में आपने क्या देखा था बच्चे, आपको याद होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे फिर आया था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था बच्चों, ये जो परिषद थी, इस परिषद के अंदर कुछ चेंजिंग हुए। क्या चेंजिंग हुए थे? तो एक तो परिषद में गवर्नर जनरल प्लस जो 4 सदस्य थे, तो उसमें से एक माइनस करके सदस्य संख्या कितनी रह गई थी, यहाँ पे 3 रह गई थी। क्या आपको याद है? यानी कि गवर्नर जनरल की जो ये कार्यकारिणी परिषद है, किसी गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद है बच्चों, तो 1784 के अधिनियम के तहत क्या हुआ, इसमें गवर्नर जनरल तो था लेकिन इसके जो 4 सदस्य थे उसमें से एक कम कर दिया गया था, तो कितने सदस्य रह गए थे, टोटल 3 रह गए थे। फिर उसके बाद में आगे चलकर क्या हुआ बच्चों, एक नया टर्निंग पॉइंट इसमें देखने को मिला। वो टर्निंग पॉइंट क्या था, फिर से 1833 का एक्ट आता है। 1833 का जो बच्चों एक्ट आया था, इस एक्ट के तहत क्या हुआ था कि जो परिषद थी, इस परिषद में एक तो आपका गवर्नर जनरल प्लस जो आपका 3 सदस्य थे, इसमें एक सदस्य को क्या कर दिया गया और ऐड कर दिया गया था। क्या ये बात याद है आप सबको? सर बिल्कुल याद है। ये जो सदस्य ऐड किया था, ये सदस्य कैसा था बच्चों, ये था विधिक सदस्य, अगर आपको याद है। क्या ये बात क्लियर हो गई बच्चों? अब यहां से एक चीज समझेंगे, आपने क्या सीखा सर, 1833 के एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नर जनरल प्लस उसकी परिषद में जो 3 सदस्य थे, एक सदस्य को और जोड़ दिया गया, और जो सदस्य था वो कैसा, विधिक सदस्य था। और बच्चों ये जो सदस्य था ना, ये अस्थायी था। कैसा था? ये अस्थायी था। दूसरी बात, इस सदस्य को वोट देने का अधिकार नहीं था, वोटिंग राइट्स, ना तो ये वोट भी नहीं दे सकता था, यानी एक तरह से अस्थायी सदस्य था, खाली एडवाइस दे सकता था परिषद में बैठकर। लेकिन अगर किसी बिल या कोई कानून, यदि कोई कानून मान लीजिए गवर्नर जनरल और जो 3 अन्य सदस्य मिलकर कोई कानून बना रहे हैं, तो उस पर ये वोट नहीं कर सकता था। क्या ये बात समझ में? और ये कब की बात है, ये 1833
33 की बात है। अब यहां से क्या आता है बच्चे, ये बात करेंगे हम। अब आता है आपका 1853 का एक्ट आया। कौन सा वाला? ये एक्ट आया। जब ये एक्ट आता है तो बच्चे इसमें कुछ चेंजिंग क्या की गई है वो देख लेंगे। उसमें चेंजिंग ये किया गया कि एक तो है आपका कौन, गवर्नर जनरल, प्लस आपको कितने सदस्य हैं, 3 + 1 = 4 सदस्य हैं। और ये सदस्य कैसा है, ये विधि सदस्य है। तो ये जो विधि सदस्य है बच्चों, इस अधिनियम के तहत, कौन से वाले अधिनियम के तहत, 1853 के तहत क्या होता है बच्चों, यहां से ध्यान से समझेंगे। इस विधि सदस्य को पहला पॉइंट तो ये किया गया, पूर्ण सदस्य का दर्जा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यानी कि सर जो कार्यकारिणी जो परिषद थी, एक्चुअली कार्य क्या ना, बर्डन बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि अब ब्रिटिश पहले के जैसा नहीं रहा भारत, तो इसीलिए क्या किया गया, तो जो कार्यकारिणी जो परिषद थी उसमें विधि सदस्यों को कैसा सदस्य बना दिया, पूर्ण सदस्य, यानी कि अस्थायी से स्थायी सदस्य। एक तरह से क्या कह सकते हैं अब ये स्थायी सदस्य। क्या ये बात समझ में आ गई? एक तो ये काम किया गया। सेकंड कार्य क्या किया बच्चों से, वोट देने का अधिकार मिला, वोट देने का अधिकार। तो पहली चेंजिंग आपको देखने मिली कि सर गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में जो विधि सदस्यों को अस्थायी रूप से 1833 में शामिल किया गया था, अब उसको यहां पे पूर्ण सदस्य का दर्जा दे दिया गया और साथ साथ में उसको वोट देने का अधिकार भी दे दिया गया। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट पॉइंट चीज देखते हैं आप। अब यहीं से समझा रहा हूं बच्चे में कि आपको जनरली ये तो पता है कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है बच्ची, होता क्या था कि जो मेन ये सेंटर, ये केंद्रीय सेंटर पावर में है, इसके अंडर में मान लीजिए मद्रास प्रेसिडेंसी। देखिए बच्चे, मद्रास प्रेसिडेंसी का मतलब है मद्रास, ऐसे मान लीजिए। प्रेसिडेंसी उन क्षेत्रों को कहा गया था जिन पे किसका अधिकार था, ब्रिटिश का अधिकार था। एक चीज ऐसा मान लीजिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक है बच्चे, यानी कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी। अब यहां पे समझो, तो यहां क्या था बच्चे, ऑलरेडी पहले से ही मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी इसका भी क्या होता था, इसका अलग गवर्नर था जो किसके अंडर में आकर काम कर रहा था, डलहौजी के। जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी तो यहां पर भी क्या था बच्चों, एक यहां पर भी गवर्नर था, ये भी किसके अंडर में रहकर काम कर रहे हैं, डलहौजी के अंडर में रहकर काम कर रहे हैं। लेकिन डलहौजी क्या था बच्चों, ये बंगाल से लीड कराता था। अब लेकिन भारत क्या हो गया, बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो साम्राज्य था वो भी बढ़ गया। इसीलिए अब यहां से क्या देखने को मिलेगा बच्चों, एक नया पॉइंट। वो नया पॉइंट क्या है वो समझेंगे। जो बंगाल प्रेसिडेंसी है, कौन सी प्रेसिडेंसी बच्चों, बंगाल प्रेसिडेंसी। तो यहां पे न्यू यहां पे क्या गया बच्चों, बंगाल में, बंगाल जो प्रेसिडेंसी थी तो यहां के लिए अलग एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की। ऐसा समझ लेंगे, एक अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति, क्योंकि काम बहुत ज्यादा बढ़ गया इसीलिए क्या किया गया था बच्चों, बंगाल में एक अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। किसके तहत, तो बच्चों ये काम किया गया 1853 के अधिनियम के अनुसार। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी कि यहां पर इस पूरे चैप्टर्स में अगर मैं बात करूं तो सर 1853 का जो रोल है वो दो चीजों में देखने को मिला है। पहला क्या मिला है सर, जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद थी उसमें चौथा जो सदस्य विधि सदस्य था इसको पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया। साथ साथ में क्या था बच्चों, अब ये स्थायी सदस्य बनकर इसको वोट देने का अधिकार मिला। तीसरा क्या, दूसरा काम क्या मिला बच्चों, जो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था उसने क्या काम किया, बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए एक अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की। बात समझ में आ गई यहां से? अब ये, लेकिन ये सब लोग किसके अंडर में रहकर काम करेंगे, डलहौजी को लीड करेंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई यहां तक? चलिए आगे देखते हैं। तो
एक चीज तो आपने ये देख लिया सर, हमने यहाँ पे क्या देखा कि गवर्नर जनरल ने आप बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए क्या किया बच्चों, एक अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर दी और विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य का दर्जा दे दिया है। उसके अलावा देखते हैं बच्चे दूसरा पॉइंट प्रमुख विशेषताओं में, दूसरा पॉइंट बच्चे यहां से ये है, कंपनी के विधायी कर दिया गया। यानी कि इस अधिनियम में एक नई चीज और देखने को आपको क्या मिली बच्चों कि अब इस बार क्या हुआ कि कंपनी के यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो विधायी कार्य थे, तो विधायी कार्यों को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। लेजिस्लेटिव का वर्क अलग हो जाएगा और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का काम अलग। और इसी के साथ साथ में क्या होता है बच्चों, अब भारत में ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि परिषद की स्थापना। अगर आपसे पूछा जाए किस अधिनियम के तहत ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल या अखिल भारतीय विधान परिषद की स्थापना हुई है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए सर 1853 के अधिनियम के अनुसार क्या किया गया, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई। सर ये ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या थी, इसका काम क्या था, वो सब चीजें चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ बच्चे इसके फंक्शन के बारे में, यानी कि कार्य। देखिए एक्चुअली ये तो आपको ऑलरेडी पता चल गया है कि भारत का मतलब भारत में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में जितने क्षेत्र थे वो क्या हो चुके हैं, पहले से बहुत ज्यादा हो गए हैं। इसीलिए क्या था बच्चे कि ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की नीड पड़ी क्या करने के लिए बच्चों, देश का कानून बनाना। तो आपने क्या सीखा बच्चों, इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके लिए क्या काम करती थी, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके लिए कानून बनाने का कार्य करने के लिए क्या था बच्चों, एक अखिल भारतीय विधान परिषद का निर्माण किया गया जो क्या काम करे बच्चों, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके लिए क्या करे, ये कानून बनाए। क्या ये बात समझ में आ गई। अब बच्चों ये जो आपका ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना, तो ये क्या काम कर सकती, सपोज मान लीजिए इसने कोई बिल मतलब विधेयक, अगर किसी को विधेयक ना समझ में आए तो आप उसको ऐसे समझ लीजिए बच्चे, कानून। मान लीजिए कि ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव ने क्या किया बच्चों, कोई बिल या विधेयक को क्या किया, पारित किया। ठीक है, यानी किसने, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल ने सर कोई कानून बनाया। अब ये बात समझ में आ गई। तो ये कानून पारित हो गया, बात समझ में आ गई। यहां से अगली कंडीशन यहां से ये है, लेकिन ये पारित भी हो जाएगा और इसको ये लागू भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लागू भी कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन यहां से है कि इस बिल पर यदि अगर गवर्नर जनरल चाहे तो उसको क्या था बच्चों, वीटो पावर थी, वीटो पावर यूज कर सकता। सर वीटो पावर मतलब वीटो शक्ति। वीटो शक्ति का प्रयोग, वीटो शक्ति का प्रयोग क्या होती है सर, वीटो पावर। वीटो पावर का बच्चे मतलब यहां से ये कि ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल ने मान लीजिए कोई कानून बनाया, तो गवर्नर जनरल इस ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल के कानून को क्या कर सकता था, खारिज कर सकता था, उसको खत्म मतलब कैंसिल करके अपने आप कोई कानून बना सकता था। क्या ये बात समझ में आ गई। यानी कि प्रश्न याद रखेंगे, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल के बनाए हुए कानून पर वीटो पावर का यूज कौन कर सकता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कर सकता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट या भारत का गवर्नर जनरल। तो वीटो का यूज करने के अधिकार किसके पास में था, आपका गवर्नर जनरल। ये प्रश्न आ चुका है ऑलरेडी कि ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा बनाए गए कानून पर वीटो पावर कौन यूज कर सकता, ब्रिटिश संसद या आपका नियंत्रक मंडल, निदेशक मंडल या गवर्नर जनरल। तो कौन करेगा बच्चों, गवर्नर जनरल। उसके बाद में बच्चों इसमें क्या थे, जो अगर मैं मेंबर्स की बात करूं, यानी कि सदस्य, तो बच्चों इसके अंदर कितने सदस्य थे, 12 सदस्य थे।
यानी कि सर ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने सदस्यों को नियुक्त किया गया था बच्चों? 12 सदस्यों को नियुक्त किया गया था। और ये 12 सदस्य कौन थे बच्चों? ये चुने गए थे विभिन्न प्रांतों से। कहां से चुने गए हैं बच्चों ये? सर ये 12 सदस्य अलग अलग प्रांतों से, प्रांत यानी कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंस से चुने गए हैं। बात समझ में आ गई यहां से कि जो आपके 12 मेंबर्स हैं ये क्या है बच्चे? डिफरेंट प्रोविंस से चुने गए हैं। क्या ये बात समझ में आ गई यहां से? तो डिफरेंट प्रोविंस से चुने गए हैं। और इसी के साथ में क्या होता है बच्चों? सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सिद्धांत लागू। तो पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सिद्धांत लागू किया गया क्योंकि ये लोग कहां से थे? क्षेत्रों से चुने गए थे बच्चे, यानी कि रीजनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम्स। तो यहां से याद रख लेंगे कि बच्चों रीजनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम की जो शुरुआत है वो कौन से अधिनियम के तहत हुई है बच्चों? फिर 1853 के तहत। क्या ये बात समझ में आ गई? और आपका इसका काम क्या होता था बच्चों? देश के लिए कानून बनाना। लेकिन इस कानून पे वीटो पावर कौन यूज कर सकता था बच्चों? गवर्नर जनरल। क्या ये बात समझ में आ गई? और ये पूरा फिनोमिना कौन से अधिनियम का पढ़ लें आप लोग? 1853 का। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो। एक्चुअली देखिए इसमें सिंगल लाइन के फैक्ट देखें तो एक ये कि पूर्ण सदस्य बना दिया गया विधिक सदस्यों को। दूसरा क्या था? बंगाल के लिए अलग लेफ्टिनेंट हो गया। एक क्षेत्रीय प्रतिनिधि सिद्धांत। लेकिन अब समझ में आ रहा है ना, और डिटेल से आप कैसे पढ़ना है। ओके गाइस, चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट थर्ड पॉइंट पे हम बात करेंगे बच्चे किस पे? बीओडी पे। बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि निदेशक मंडल। ठीक बच्चे, अब यहां से एक चीज समझेंगे। अगर आपको याद होगा उच्च निदेशक मंडल के रेफरेंस में, तो आपने पढ़ा था सर निदेशक मंडल में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब यह बना था निदेशक मंडल, जिसके अंदर एक निदेशक और क्या होता था बच्चों? इसमें एक उपनिदेशक। ठीक, और इसमें क्या होते थे बच्चों? 24 अन्य सदस्य। टोटल मिला के कितने लोग थे बच्चों? 26 सदस्य। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए सर ये तो पहले से ही पढ़ रखा है हमने। लेकिन सर 1853 में क्या चेंजेस हुआ है वो देखते हैं। तो ये जो 24 सदस्य है ना बच्चों, तो इन 24 सदस्यों में से 6 सदस्य कम करके अब इनकी सदस्य संख्या कितनी रह गई बच्चों? 18। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी कि सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो सदस्य थे, एक्चुअली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या था ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें जिन लोगों ने अपना पैसा लगाया है तो उनको कहते हैं हम शेयर होल्डर। तो एक्चुअली ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर कौन लोग थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स, यानी कि जिन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी पे स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था और जिसको उन्होंने बनाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान था वो इसके मेंबर हुआ करते थे। अब ये जो निदेशक मंडल है तो इसके अंदर टोटल इतने सदस्य थे। यहां पर क्या देखने को मिल रहा है बच्चों कि निदेशक मंडल के जो 24 मेंबर हैं इनमें से 6 सदस्यों को कम कर दिया गया। अब सदस्य संख्या कितनी रह गई? 18 रह गई। एक कंडीशन तो ये हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है बच्चों इसमें? पहले क्या होता था? पहले इनका चुनाव ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्य करते थे। पहले इन सदस्यों का चुनाव कौन लोग करते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्य करते थे। सर ईस्ट इंडिया कंपनी के कौन से सदस्य? वे सदस्य जिनका ईस्ट इंडिया कंपनी में शेयर है, यानी कि जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में इन्वेस्ट किया था वो लोग चुनाव करते थे। क्या बात समझ में आ गई यहां से? अब यहां पर क्या देखने को मिलेगा? इन 18 सदस्यों में से 6 सदस्यों, इन 18 सदस्यों में से 6 सदस्यों का चुनाव ब्रिटिश सम्राट के द्वारा होगा। ब्रिटिश सम्राट के द्वारा।
क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ से? देखिए एक्चुअली क्या होते हैं ना, पॉइंट्स बहुत आपको ऐसा लगता है कि बहुत छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, कैसे याद रहेंगे, लेकिन जब आप किस यूपीएससी में या आपका स्टेट पीसीएस का किसी भी स्टेट में जब जाएंगे तो क्या होता है ना, जब आप प्रीलिम्स पेपर में बैठते हैं तो प्रीलिम्स में क्या होता है बच्चों की कूटनीति के प्रश्न होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई स्टेटमेंट दे दिया, ए स्टेटमेंट में ये इन्फॉर्मेशन है, आर स्टेटमेंट में ये, तो फिर प्रश्न आता है इस तरह से ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं। इस तरह के जब प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे तो वहां पे आपको ये एडिशनल ज़्यादा, मतलब कहने का मतलब है कि ये वाली इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी कि सर 1853 के अधिनियम के अनुसार क्या हुआ, निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई बच्चों? 18 कर दी गई, 6 सदस्य कम कर दिए गए, और इनमें से भी 6 सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होगा? ब्रिटिश सम्राट के द्वारा। बाकी सदस्यों का चुनाव ईस्ट इंडिया कंपनी के वे सदस्य करेंगे जो इसके शेयर होल्डर थे। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं उसके बाद में 4 पॉइंट। अगर आप 4 पॉइंट पे बात करेंगे तो क्या हुआ बच्चों, पीडब्ल्यूडी की स्थापना, ये भी किसके अकॉर्डिंग हुई है बच्चों? पीडब्ल्यूडी की स्थापना हुई थी 1853 के अधिनियम के अनुसार। सर ये पीडब्ल्यूडी क्या है, इसको समझ लेंगे बच्चे। पीडब्ल्यूडी का मतलब है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। इसको सिंपल में ऐसे समझ लीजिए, इसको हम कहेंगे लोक निर्माण विभाग। ठीक है गाइस, यानी कि आपने क्या सीखा सर? देखिए पीडब्ल्यूडी, अरे सब क्या लिख दिया मैंने, पीडब्ल्यूडी। तो जो पीडब्ल्यूडी की जो स्थापना हुई है, पीडब्ल्यूडी की स्थापना हुई सर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि लोक निर्माण विभाग की जो स्थापना हुई बच्चों वो ये 18 जुलाई 1854। और कौन से अधिनियम के अनुसार? 1853 के अधिनियम के अनुसार। सर ये है क्या पीडब्ल्यूडी है और क्या लिखा हुआ है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट? एक्चुअली बच्चे ये है जो आपका लोक निर्माण डिपार्टमेंट्स है ना, इसका काम ये होता है जितने भी गवर्नमेंट्स के द्वारा कंस्ट्रक्शंस होते हैं ना इंडिया में, जैसे मान लीजिए कहीं पे किसी कोई फ्लाईओवर बनना है, किसी नदी के ऊपर पुल बनना है, आपके एरिया में जितने भी रोड्स वगैरह बनाए जाते हैं, कहीं पे बस स्टैंड बनते हैं, ये सब का काम कौन सा डिपार्टमेंट देखता है? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। यानी कि लोक निर्माण विभाग का काम होता है प्रेजेंट में भी जितना भी गवर्नमेंट के द्वारा कंस्ट्रक्शन, एक तो आपका अपना घर है, एक वो जो आपका पब्लिक प्रॉपर्टीज है, जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टीज होंगी उनका निर्माण किसके द्वारा होता है बच्चों? किस डिपार्टमेंट के द्वारा? पीडब्ल्यूडी के द्वारा। ये बात समझ में आ गई। और इस डिपार्टमेंट की स्थापना कब कौन से अधिनियम के तहत की गई? 1853। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें, ओपन कंपटीशन तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे ओपन कंपटीशन फॉर देखिए सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्विस, यानी कि सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ। कि सर ये क्या चीज़ है, इसके बारे में जान लेंगे। एक्चुअली क्या था बच्चों कि अब हम बात कर रहे हैं किसके रेफरेंस में? सर सिविल सर्विस। क्या है सिविल सर्विस? यानी कि हिंदी में कहेंगे इसको सिविल सेवा। अगर कोई स्टूडेंट ये बात ना समझ पाए यानी कि सिविल सेवा वगैरह क्या है, तो आज आप देखते होंगे बच्चों एक अधिकारी बनता है, कौन सा? आईएएस या आईपीएस, नाम सुने जनरली सभी ने। तो ये जो पोस्ट है ना सिविल सेवा का मतलब होता है सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो आईएएस या आईपीएस जो प्रेजेंट में जो अधिकारी होते हैं, इसके बारे में बात चल रही है। तो सिविल सेवा पहले क्या था ना बच्चों, इस सेवा में कोई भी इंडियंस पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। किसी भी भारतीय को सिविल सेवा वाला जो अधिकारी बनते थे सिविल सेवक नहीं बनाया जाता था। लेकिन 1853 में क्या किया गया बच्चों? सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ। खुली प्रतियोगिता यानी कि अब इसमें क्या करेंगे? ब्रिटिश तो भाग लेंगे, यानी कि ब्रिटिश पहले भी भाग, मतलब ब्रिटिश के लिए तो पहले से ही था, लेकिन अब इसके साथ साथ में क्या हो गया बच्चों? इसके द्वार किसके लिए भी खुल गए? इंडियंस के लिए भी। यानी कि आपने यह सीख लिया सर 1853 का जो चार्टर अधिनियम आया था। पहली बात तो ये अंतिम चार्टर अधिनियम पढ़ा है आपने, तो इस चार्टर अधिनियम के तहत क्या हुआ? सिविल सेवा के जो द्वार हैं वो किसके लिए भी खुल गए बच्चों? इंडियंस के लिए भी। आपको एक इंटरेस्टेड कहानी अगर सब पता हो गया, आई डोंट नो, तो आपको ये पता होगा बच्चों पहले क्या होता था? पहले
नहीं होता था। यानी कि बच्चों पहले इसके लिए कोई पेपर होता ही नहीं था। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी कि सिविल सेवा के लिए जो खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ किया है, इसके लिए पहले एग्जाम ही नहीं था। तो सर पहले जो सिविल सर्वेंट बनते थे वो कैसे चुने जाते थे? तो पहले क्या होता था बच्चों, पहले सिविल सर्वेंट, अगर कोई सिविल जो सेवक थे, ये क्या होते थे बच्चों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो अभी आपने पढ़ा है, ठीक, निदेशक मंडल के द्वारा नॉमिनेटेड, के द्वारा क्या होते थे बच्चे, वो नॉमिनेटेड यानी कि मनोनीत होते थे। सर ये नॉमिनेटेड का मतलब क्या होता है? कई दफ़ा वर्ड यूज़ किया आपने। नॉमिनेटेड का मतलब यहाँ से ये है, आप जाओ अपना नाम लिखाओ और जाके क्या बन जाओ, सिविल सर्वेंट बन जाइए, आईजीसी आईपीएस बन जाते थे उस टाइम के लेवल पे। कौन बनाता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह ये लोग बनाया करते थे। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी कि आपने ये सीखा सर 1853 में पहली बार यह प्रोविज़न किया गया कि अब सिविल सेवा में क्या होगा, भारतीय भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ब्रिटिश वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए काम करते हैं, पहले आज इसकी मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ सिविल के बारे में, ठीक। आप लोग सभी स्टूडेंट्स इसी वे में काम करते हैं। चलिए आज इसकी हम हिस्ट्री जानते हैं। किसकी हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ बच्चे? सिविल सर्विस के डिफरेंस में। चलो, जितने भी आईएएस आईपीएस बनने वाले हैं आप लोग, मेरी दुआएं आप सबके साथ। चलिए गाइस, तो चलिए सीखते हैं पहले कि ये जो शुरुआत कैसे हुई है। सबसे पहले आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नाम सुना है सभी ने गाइस? जिसका टाइम था 1786 से कब तक रहा था ये? 93 तक। चलिए गाइस, सर ये है क्या? सर देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल बना था 1786 में, और कब तक रहा था? 93 तक। तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है? द फादर ऑफ सिविल सर्विस, यानी कि सिविल सर्विस का, सिविल सेवा का जनक। अब क्या हुआ? इसका मीनिंग यहां से ये है गाइस कि इंडिया में सिविल सर्विस को सबसे पहले जो स्टार्ट किया वो किसने किया है बच्चों? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए, इसके टाइम पे क्या होता था बच्चों? उस टाइम पे जो सिविल सर्वेंट थे, सिविल सर्वेंट ये क्या होते थे बच्चों? नॉमिनेटेड होते थे, यानी कि मनोनीत किए जाते थे। क्या ये बात समझ में आ गई? इस तरह से क्या था, शुरुआत में सबसे पहली, यानी कि सबसे पहल जो शुरुआत की है वो किसने की थी बच्चों? इस चीज़ की लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, कि कुछ अधिकारी बनाए जाते थे जिनको सिविल सेवक कहा जाता था, और वो कैसे डायरेक्ट चुने जाते थे, ठीक है इस। चलिए, उसके बाद में आगे देखने को क्या मिला, चलिए आगे देखते हैं। उसी में अगर मैं आगे से बात करूं तो फिर उसके बाद में क्या था बच्चे? एक घटना आपको देखने मिलेगी बेले जेली के टाइम की। ये भी कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल था। कब से कब तक रहा था ये रहा था 1798 से लेकर 1805 तक। चलिए, किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? बेले जेली। तो जो इस बेले जेली ने क्या था, एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। कब की थी? 1800 में। आपने क्या सीखा है यहां से कि सर बेले जेली कर कोई बंगाल का गवर्नर आया था, उसने क्या था? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की है। पहली बात, कब? 1800 में। ये फोर्ट विलियम कॉलेज क्यों बनाया था इसने? एक्चुअली इसने बनाया था कि जो सिविल सेवक होंगे या सिविल सर्वेंट, इनकी ट्रेनिंग के लिए। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर आपसे पूछा जाए कि नए अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए, नए अधिकारियों के, हिंदी के लफ्ज देख रहे हैं आप, नए अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्या था? बेले जेली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। लेकिन हुआ क्या बच्चे? 1806 में। कब? 1806 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मान्यता रद्द कर दी, कैंसिल। क्या ये बात क्लियर हो गई? यहां से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा कि फोर्ट विलियम जो कॉलेज बना है ना, यहाँ पे सिविल सर्वेंट को आप ट्रेनिंग नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर उस लेवल की ट्रेनिंग हो ही नहीं सकती है। उसके बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया बच्चों? ट्रेनिंग जो सेंटर बनाया,
ट्रेनिंग सेंटर किसके लिए? सिविल सेवकों के लिए। तो बच्चों एक कॉलेज था हेलीवरी कॉलेज, और ये कॉलेज कहाँ पर है बच्चों? इंग्लैंड। कहाँ पर? इंग्लैंड में। तो हेलीवरी जो कॉलेज है ना, यहाँ पर किसकी क्या होता था बच्चों? यहाँ पे ट्रेनिंग होती थी, ये ट्रेनिंग सेंटर था। यदि किसी भी व्यक्ति को कहाँ पे आके, भारत में आके अगर अपॉइंट होना, नियुक्त होना था, नियुक्ति से पहले क्या होता था, इस कॉलेज में 2 इयर्स की ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। क्या ये बात समझ में आ गई? यहाँ से एक बार फिर से जान लीजिए। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इस कॉलेज की तो मान्यता कैंसिल कर दी, लेकिन उसके बाद में जो सिविल सेवकों की जो ट्रेनिंग थी, वो सेंटर कौन सा बन गया बच्चों? हेलीवरी कॉलेज को इसका ट्रेनिंग सेंटर बना दिया गया। और इसी कॉलेज के अंदर से क्या हुआ था बच्चों? एक कमेटी बनी थी, ठीक है। एक हेलीवरी कॉलेज की कमेटी थी प्लस एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये दोनों मिलकर क्या करते थे बच्चों? अपॉइंट करते थे, नियुक्त करते थे। किसे? सिविल सर्वेंट को। क्या बस, यानी कि सिविल सर्वेंट्स की जो नियुक्ति हो रही थी, तो अब हेलीवरी कॉलेज की एक चयन समिति प्लस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये दोनों मिलकर क्या करते थे? ये आईएएस या आईपीएस बनाते थे। हाँ भाई चलो आप बन जाओ। क्या ये बात समझ में आ गई? फिर वो 2 साल यहाँ पे ट्रेनिंग करेगा, ट्रेनिंग के बाद में उसको कहाँ भेजा जाता था? इंडिया में भेजा जाता था। तो ये आपने कहाँ से देखा? बेसिक टर्मिनोलॉजी देख लिए। अब इसके आगे बात करते हैं। अब आया गाइस आगे किसका? 1853 का एक्ट आता है। तो अब इसके तहत क्या होता है बच्चों? द कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विस, ये बात समझेंगे। 1853 में जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया, तो वो कहां से शुरुआत हुई, वो चीज अब आप पहुंचे वहां पे। तो यहां से क्या होता है? 1853 के अधिनियम के अनुसार क्या हुआ बच्चों? एक कमेटी बनाई गई, किस पर? इंडियन सिविल सर्विस से रिलेटेड, कि द कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विस। हिंदी वाले समझ लीजिए सर, 1853 के अधिनियम के अनुसार क्या था? भारतीय सिविल सेवा के सबसे संबंधित क्या था बच्चों? एक समिति बनाई गई, किसके नेतृत्व में? जिसके हेड थे बच्चों, क्या बात समझ में आ गई गाइस? यानी कि सर कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विस के रेफरेंस में क्या था? एक कमेटी बनाई, जिसके हेड किसको बनाया गया था? लॉर्ड मैकाले। अब लॉर्ड मैकाले इस कमेटी के माध्यम से अपनी रिपोर्ट में क्या कह रहे हैं बच्चे? इन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया? इन्होंने सबसे पहला स्टेटमेंट कि जो सिविल सर्विस है, सिविल सर्विस में जो आप नॉमिनेशन चलाते हैं, नॉमिनेशन यानी कि नामजदगी, नामजदगी यानी कि जो नॉमिनेशन सिस्टम है, इसको क्या कर दिया जाए बच्चों? समाप्त कर दिया जाए। किन्होंने कहा? ये लॉर्ड मैकाले ने इसका अपनी कमेटी की रिपोर्ट में कहा है कि जो सिविल सर्विस के लिए जो नॉमिनेशन प्रथा चली आ रही है कि हाँ वहाँ पे नॉमिनेट कर दीजिए, ये आज से क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाए। और इसके स्थान पर क्या होना चाहिए? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यानी कि क्या होना चाहिए? प्रतियोगी परीक्षा होनी चाहिए, ना कि नॉमिनेशन सिस्टम। क्या ये बात समझ में आ गई? तो यहां से याद रख लेंगे सर, 1853 के अधिनियम क्या हुआ बच्चों? 1853 के अधिनियम के अनुसार सिविल सर्विस में या कंपनी में भर्ती होने के लिए जो पहले आपका नॉमिनेशन सिस्टम था, इसको समाप्त कर दिया और इसके स्थान पे किसको शुरू किया गया बच्चों? कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को शुरू किया गया। और इसी के तहत क्या होता है बच्चों? फर्स्ट एग्जाम, पहला एग्जाम होता है आपका कब? 16 जुलाई 1855 को री एग्जाम हुआ था। कहाँ पे? लंदन में हुआ था। तो पहला एग्जाम कब हुआ है आपका यूपीएससी का बच्चों? 16 जुलाई 1855 में हुआ है सर। कहाँ पे? लंदन में हुआ है।
इसमें क्या था, पार्टिसिपेट करने के लिए जो एज भी बाउंडेड किया गई थी, यानी कि मिनिमम एज थी 18 वर्ष, अगर आपकी एज 18 ईयर्स है तभी आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते थे, और मैक्सिमम जो एज इसमें कोडिट की गई थी बच्चों वो 23 की गई थी। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी कि आपने फर्स्ट एग्जाम देखा सर 16 जुलाई 1855 में, ये लंदन में हुआ था, जिसमें अब वो भी किसके तहत सर, ये जो कमेटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विस, ये समझ लेंगे सर 1853 के अधिनियम के अनुसार पहली बार सिविल सर्विस के लिए क्या होता है, नॉमिनेशन सिस्टम को समाप्त करके क्या हो रहा था बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को प्रारंभ कर दिया गया, और जिसका पहला एग्जाम होता 16 जुलाई 1855 को, और इसमें एज कोडिट की गई, मिनिमम आयु 18 वर्ष, मैक्सिमम आयु 23 ईयर्स। ठीक, इस एज में ना एक्चुअली क्या ना बहुत सारे वेरिएशन है। जैसे उदाहरण के तौर पे 1860 में क्या हुआ बच्चों, 1860 में मिनिमम एज तो रखी 18 वर्ष ही, 1860 में मिनिमम एज कितना, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम जो एज थी उसको घटाकर कर दिया गया कितना, 22 साल। उसके बाद में आता है 1865 में, इसमें भी कुछ चेंजिंग किया गया। चेंजिंग क्या किया गया, इसमें इन्होंने मिनिमम रखी 18 वर्ष, और यहाँ पर इन्होंने क्या था बच्चों, मैक्सिमम की जो एज थी ना वो और कम करके कितना कर दी गई, 21 ईयर्स। उसके बाद में आ जाओ बच्चे 1866, इसमें क्या किया गया बच्चों, मिनिमम जो आयु थी इस बार ये भी कम कर दी, और जो मैक्सिमम आयु थी इन्होंने इस बार कितना रखी, 21 ही। तो यहाँ से क्या देखा था, 1866 में क्या हुआ बच्चों, ये एग्जाम में बैठने वाले बच्चों के लिए है ये, कि सर 1866 में आपकी जो एज थी ना वो कितना कर दी गई थी, 17 ईयर। इसी वजह से क्या होता, फिर चारों तरफ आंदोलन शुरू हो गए, केवल ज़्यादा कम एज कर दिए, 17 वर्ष की आयु में यूपी सिविल सर्वेंट कैसा बन सकता है। तो ये आंदोलन, भारत में आंदोलन छिड़ा, जिसके नेतृत्व किसमें, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये प्रश्न आ चुका है आपसे, शायद आपने पढ़ा होगा। यानी कि सर 1866 में सिविल सेवा में मिनिमम जो आयु कर दी गई थी 17 वर्ष, इसीलिए क्या होता, इसको लेकर क्या था, बहुत ज़्यादा विरोध किया गया था, आंदोलन किया गया। और ये आंदोलन किसके नेतृत्व में चला था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में भारत में आंदोलन चला था। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ से? चलिए आगे देखते हैं। चलिए गाइस, इसके आगे देख लेते हैं हम। जब ये एज बहुत ज़्यादा चेंजिंग चल रही थी तो हो क्या रहा था बच्चे कि कई बार कभी मतलब मिनिमम एज को कम कर दिया जाता था, कभी बार मैक्सिमम एज को कम कर दिया जा रहा है, या कभी बढ़ाया जा रहा है। तो इसको लेकर ना बहुत ज़्यादा रिवोल्ट हो रहे थे। ठीक, इसलिए क्या था, लास्ट में अल्टीमेटली क्या हुआ बच्चों, 1886 में लॉर्ड डफरिन ने क्या था, एक कमेटी बनाई, एचिशियन आयोग बनाया, किस चीज़ के लिए, कि ये मतलब एज कितना होनी चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक, दूसरा कोडिट ये चल रहा था कि जो एग्जाम है वो भारत और इंडिया में दोनों में एक साथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो जब एचिसन के नेतृत्व में जब ये एचिसन आयोग बना, तो पहली चीज तो बच्चों इस आयोग ने क्या कहा कि इंग्लैंड और इंडिया में एक साथ में एग्जाम नहीं होना चाहिए। अर्थात कि जो लोग ये कह रहे थे कि भारत और इंग्लैंड में एक साथ एग्जाम होना चाहिए, तो एचिसन आयोग ने इसका क्या किया बच्चों, विरोध किया। कि बात समझ जाएंगे। तो प्रश्न आया हुआ था आपसे कि किस कमीशन ने भारत और इंडिया में एक साथ एग्जाम हो इसका विरोध किया था, तो वो एचिसन आयोग था। क्या बात समझ में आ गई। उसके बाद में एचिसन आयोग ने क्या कहा, भाई जो एज है तो वो मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज कितना होनी चाहिए, 23 ईयर। तो प्रश्न ये भी आ सकता है एचिसन आयोग के अकॉर्डिंग मिनिमम और मैक्सिमम एज कितना होनी चाहिए। उसके बाद में सर हुआ क्या बच्चे कि इसके रिपोर्ट के आधार पर 1892 एचिसन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1892 में मिनिमम आयु 18 वर्ष और मैक्सिमम आयु कितनी कर दी गई बच्चों, 23 ईयर। उसके कुछ देखिए कुछ समय के बाद में 1906 के टाइम पर मैक्सिमम जो आपका मिनिमम एज थी 18 से बढ़ाकर कितना कर दी गई, 22 साल, और मैक्सिमम जो एज थी वो कितनी कर दी गई, 24 साल। ये था आपका एज का ग्राफ। जो इसने कहा था ना, एचिसन आयोग ने क्या कहा था कि बच्चों कि इंडिया और इंग्लैंड में एक साथ एग्जाम नहीं होना चाहिए। इस पर रिपोर्ट देने के लिए क्या था, देखिए इंग्लिस्टन के अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया।
अब जो इंग्लिश टर्म जो थे इन्होंने क्या था, इन्होंने कहा बच्चों कि इंग्लैंड और इंडिया में जो एग्जाम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए बच्चों, एक साथ। यानी कि इस आयोग ने तो विरोध किया कि इंडिया और इंग्लैंड में एक साथ एग्जाम हो, जबकि इस आयोग ने क्या कहा कि इंग्लैंड और इंडिया में एग्जाम कैसा होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर क्या होता, 1922 में भारत और इंग्लैंड में एक साथ पहली बार एग्जाम हो। याद रखेंगे, भारत में पहली बार यूपीएससी का एग्जाम कौन सी सन में हुआ बच्चों, जाके 1922 में, यानी कि इंडिया और इंग्लैंड में पहली बार एक साथ में एग्जाम हुआ। उसके बाद में क्या हुआ बच्चों, देखिए उसके बाद में क्या था, एक ली आयोग बनाया गया 1924। तो ली आयोग का गठन कब हुआ था, 1924 में। और इस ली आयोग ने क्या था, सिविल सर्विस जो डिपार्टमेंट था उसका नाम बदलकर केंद्रीय लोक सेवा आयोग रख दिया गया। यानी कि सिविल सर्विस का नाम जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग वो पड़ा था किसके अकॉर्डिंग, ली आयोग के अकॉर्डिंग 1924 में। और इस आयोग में कुल कितने सदस्य थे, कुल 5 सदस्य थे, जिसमें मुख्य सदस्य किसको बनाया गया था, सर रोज बार को। तो प्रश्न आया आपसे, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष चुना गया था वो किसको, रोज बार को चुना गया। उसके बाद में क्या है बच्चे, चलिए आगे बात कर रहा हूं मैं यहां से, क्या यहां तक समझ में आ गया आपको। इसके नीचे आप लिख लेना। उसके बाद में क्या होता है, फिर आता है बच्चों 1935 का एक्ट आया। 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग क्या कर दिया गया, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम, इसका नाम क्या कर दिया गया बच्चों, आयोग। तो ये नाम रख दिया गया कौन से अधिनियम के अनुसार, 1935 के अनुसार। उसके बाद में क्या होता है बच्चों, भारत फ्रीडम हुआ। भारत फ्रीडम होने के बाद में 26 जनवरी 1950 को फिर से क्या कर दिया गया, नाम चेंज कर दिया गया। तो नाम क्या कर दिया गया बच्चों, नेम चेंज। और इस बार क्या कर दिया गया, नाम चेंज कर कर रखा गया बच्चों यूपीएससी, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अर्थात संघ लोक सेवा आयोग। क्या ये बात समझ में आ गई इस। तो ये देखिए जर्नली को ज़्यादा हमने डिटेल में नहीं गए हैं, एक नॉर्मल सा आपको इतिहास बताया है कि यूपीएससी से रिलेटेड, ठीक, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका नाम रख दिया गया। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए कि भारत के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा को पास किया था, या भारत के प्रथम सिविल सर्विस अधिकारी कौन बने थे और कब, उनका नाम और वो कब बने हैं। ठीक है गाइस, तो ये आपके लिए टास्क है। चलिए उसके आगे देखते हैं हम। चार्ल्स वुड के नेतृत्व में एक एजुकेशन कमेटी बनाई गई। यानी कि आप क्या सीख रहे हैं बच्चों के 1853 के अधिनियम के अनुसार क्या होता है बच्चे, चार्ल्स वुड के नेतृत्व में क्या था, एक एजुकेशन कमेटी बनाई गई। और इस कमेटी का जो हेड था किसके नेतृत्व में बनी है बच्चों, चार्ल्स वुड के। कौन थे बच्चे चार्ल्स वुड, एक्चुअली उस समय ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सचिव थे ये, ठीक। तो चार्ल्स वुड के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई। फिर चार्ल्स वुड ने क्या किया बच्चों, एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। क्या ये बात समझ में आ गई आपको।
चलिए गाइस, तो बात चलिए कहां से कि सर चार्ल्स वुड के नेतृत्व में क्या था बच्चों, एक एजुकेशन कमेटी बनाई गई है जिसके अध्यक्ष कौन थे बच्चों, चार्ल्स वुड थे। और चार्ल्स वुड कौन थे बच्चों, ये सर चार्ल्स वुड कौन थे, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सचिव थे। तब चार्ल्स वुड ने क्या था बच्चों, एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड क्या था, एक रिपोर्ट इंट्रोड्यूस की। और ये रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी बच्चों, तो ये रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, 19 जुलाई 1854 को। राइट गाइस, इस रिपोर्ट को नोन एज जाना जाता है वुड का डिस्पैच या फिर वुड का घोषणा पत्र। आपसे पूछा जाए वुड का डिस्पैच का जो रिलेशन है, संबंध है, वुड का घोषणा पत्र का जो संबंध है वो किससे है बच्चों, एजुकेशन से, यानी कि शिक्षा से रिलेटेड है। या वुड का डिस्पैच या वुड का घोषणा पत्र कब आया था बच्चों, 19 जुलाई 1854 में। क्या ये बात समझ में आ गई। और इसी घोषणा या इस रिपोर्ट के तहत क्या होता है बच्चों, भारत की एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी चेंजिंग किए गए। छोटे स्तर पे आप एक समझ लेंगे, गाँव में छोटे छोटे नर्सरी क्लासेस की स्थापना की जाती है बच्चों। उसके बाद में क्या गया, बड़े लेवल पे क्या था, 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। और पहला विश्वविद्यालय बनाया गया बच्चों कलकत्ता विश्वविद्यालय नंबर 1, दूसरा बना मद्रास और तीसरा बनाया गया बॉम्बे। तो याद रख लेंगे बच्चों। तो किस अधिनियम के तहत कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में आपका विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई है, तो बच्चों ये भी हुई थी आपका किसका, 1853 के अधिनियम के अनुसार। क्या ये बात समझ में आएगी बच्चों। चलिए उसके बाद में क्या था बच्चे, एक आज का लास्ट पॉइंट समझा रहा हूं मैं यहां से कि 1856 में गवर्नर बनता है कौन, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, तो इस लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। आपसे पूछा जाए कि देखिए विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब आया था, 1856। यानी कि विधवा पुनर्विवाह यानी कि देखिए जिनकी ऑलरेडी पहले से मैरिज हो रखी है, जो विधवा हैं वो दोबारा मैरिज कर सकते हैं एक बार फिर से। तो उसके संबंध में जो कानून बनाया था 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। चलिए गाइस, तो आज का इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर। अगर बच्चे आपको क्लास पसंद आई है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।